हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज हम एवरीवन शुड नो सीरीज का चौथा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन काल के बारे में जानेंगे, जिनको हेराल्ड ऑफ इंडियन रेनेसां एंड फाउंडर ऑफ आर्य समाज कहा जाता है। ठीक, पहले लेक्चर में हमने राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ा, फिर उसके सेकंड लेक्चर में हमने देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जी के बारे में कवर किया, और थर्ड लेक्चर में हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन काल के बारे में पढ़ा। उन्होंने इंडियन सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे किया, क्या किया। आप वीडियो देख करके आप समझ सकते हो, और उसी क्रोनोलॉजी में आज हम इनके बारे में जानेंगे। और चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक्स करिए। वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि सही नहीं है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी अपनी राय है वो दे सकते हैं। मैंने 3 टारगेट रखे हैं। एक 30 एवरीवन शुड नो सीरीज में कुछ 30 to 35 वीडियोस आपको मिलेंगे। दूसरा टारगेट है मेरा कि 2011 से 2019 तक का यूपीएससी का पीवाईक्यू डिस्कस करना है, प्रीलिम्स का पीवाईक्यू डिस्कस करना। और तीसरा है 2015 से लेकर के 2025 तक का यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू डिस्कस करना है। ये 3 टारगेट हैं, और मैं इन्हें आपको 15 अप्रैल से पहले प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कि कब मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़े। ठीक, तो जैसे पिछला गैप हो गया तो कुछ 4-5 महीने का, तो जो मैं टारगेट करके चल रहा हूँ ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको डिलीवर करूंगा बिफोर 15 अप्रैल 2026। ठीक, अब आइए देखते हैं हम इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या अपने जीवन काल में इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है। इनका जन्म होता है गुजरात के टंकारा में 1824 में। इनका ओरिजिनल नेम होता है मूल शंकर। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली होती है जहाँ पे इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम होता है कृष्णलाल जी तिवारी, वो लॉर्ड शिवा के फॉलोअर होते हैं। माता जी का नाम होता है यशोदाबाई। और इनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम इनकी एस्थेटिक लाइफ के बाद से स्टार्ट होता है। पहले इनकी एजुकेशन मास्टर से संस्कृत से मास्टर करते हैं, फिर वेद में इनकी कुछ ज़्यादा रुचि होती है। अब क्योंकि ये ब्राह्मण फैमिली थी और भगवान शिव की पूजा करते थे इनके पिताजी, तो बीच बीच में क्या होता था, नाइट लॉन्ग विजिल होती थी, जिसको आप आज के समय में जगराता बोलते हो। ठीक, जिसमें लोग गाना वगैरह गाते रहते हैं रात में और रात भर जग के भगवान की पूजा करते हैं। ठीक, उस वक्त क्या होता था, अब सारे रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि जो भी भगवान के ऊपर ऑफरिंग्स होती है, जो भी उनको चढ़ाया गया होता है, एक छोटा सा चूहा उनके ऊपर चारों तरफ घूम घूम के उसको खा रहा होता है। अब उनको ये समझ आता है कि इन्हें तो हम भगवान मानते हैं, और ये एक चूहे से खुद की रक्षा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी रक्षा या पूरी दुनिया की रक्षा कैसे करेंगे। अब इससे दिमाग में इनके एक क्वेस्ट आता है कि हमें ट्रुथ के लिए और फॉर्मलेस गॉड के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सत्य है क्या, क्या आइडल वर्शिप मतलब उचित है या नहीं, क्या वेद इन सब चीज़ों को परमिट करते हैं या नहीं। ये सब ये सोच ही रहे होते हैं। कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उनके, या इवेंचुअली उनके सिस्टर और अंकल की डेथ हो जाती है कोलेरा की वजह से। ठीक, अब वो एक डीप ग्रीफ में चले जाते हैं, और साथ में उनको दूसरी टेंशन भी रहती है कि हमें सत्य की खोज में भी जाना है कि ओवरकमिंग डेथ क्या है, सीक्रेट टू ओवरकम डेथ, मोक्ष का सीधा सीधा मोक्ष का रास्ता क्या हो सकता है। अब ये सब देख के उनकी फैमिली परेशान हो जाती है। उन्हें लगता है कि बिना शादी के बंधन में अगर हम बांध देते हैं तो ज़्यादा उचित है। ये सब सुन करके वो 22 साल की एज में 1846 में घर ही छोड़ देते हैं, और अगले 15 सालों तक वो एस्थेटिक और वंडरर की लाइफ जीते हैं। गुरु की खोज में रहते हैं, पर उन्हें गुरु कोई मिलता नहीं। इवेंचुअली वो मथुरा पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें उनकी मुलाकात स्वामी ब्रजानंद जी से होती है, जो इनसे एक ऐसी गुरु दक्षिणा मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको शिक्षा तो दे दूंगा, लेकिन आपको इसको स्प्रेड करना होगा थ्रू आउट सोसाइटी। आपको सोसाइटी में ये बताना होगा कि रियल नॉलेज ऑफ वेदाज क्या है। जो सुपरस्टिशन चल रहे हैं इनको आपको इवेंचुअली एलिमिनेट करना होगा सोसाइटी से। जो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस चल रहा है उसको आपको धीरे धीरे डिस्पेल करना होगा। बात आप समझ रहे हो कि लोग सुपरस्टिशंस को देख रहे हैं कि इसके चलते बहुत क्रूअल क्राइम्स हो रहे हैं। विडो को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, विडो की शादी रीमैरिज नहीं हो रही, और आइडल वर्शिप जैसी कि बहुत सारी पॉलीगैमी तो था ही, पॉलीथेइज्म भी था। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने कहा मैं आपको ज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन आपको इसे स्प्रेड करना होगा। मेरा प्लेज, मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी, गुरु दीक्षा के बदले में गुरु दक्षिणा आपको यही देना होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों से
एस्थेटिक लाइफ जी रहे होते हैं, उनको और कोई मोह होता नहीं है, एक ही चाह थी कि हमें ट्रुथ क्या है उसका पता लगाना है। वो कहते हैं ठीक है, मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। अब होता क्या है कि कुछ 14-15 साल की शिक्षा, मतलब 1860 में इनको गुरुजी मिलते हैं, फिर कुछ सालों की शिक्षा लेने के बाद जब ये धीरे-धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ती है, तो ये आर्य समाज बनाते हैं। आर्य समाज मैंने आपको बताया 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आ चुका था, तो आर्य समाज कई चीज़ों में हेल्प करता है। आर्य समाज बम्बई में बनाया गया था, आज का जो मुंबई है उस टाइम का बॉम्बे हुआ करता था। डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। उसका मोटो क्या था? मेक द वर्ल्ड नोबल नोबल। और उनका गोल क्या था कि नॉट अ रिलीजन बट अ मूवमेंट टू रिटर्न टू ओरिजिनल वैदिक धर्म। इसमें इन्होंने बहुत सारे काम किए। एक तो आज आर्य समाज की शादियां होती हैं, आप अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो तो जोड़े यहाँ पे आते हैं और आर्य समाज के लोग अपने विधि विधान से शादी करवाते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है और सारा जो खर्चा होता है वो खुद वहन करते हैं। तो आर्य समाज, और अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इस टाइम पे ये डीएवी जो है बहुत बड़ा एनजीओ है एजुकेशन की मतलब एजुकेशन की चेन में, और आर्य समाज सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा एनजीओ बन के उभरा है। ठीक, अभी आर्य समाज की स्थापना 1875 में करते हैं, वो मुंबई में, जो उस टाइम का बॉम्बे होता है। अब ये प्रीच क्या क्या करते हैं? तीन चीज़ों को प्रोपोगेट, कुछ चीज़ें जो प्रोपोगेट करते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि क्या कहा करते थे। इन्होंने कहा कि क्योंकि ये स्टार्टिंग में इन्होंने देख लिया था कि भगवान अगर खुद की रक्षा है, एक आइडल भगवान जो जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, एक रूप में जिनका एक आकार है, वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं अगर एक चूहे से, तो हमारी रक्षा क्यों करेंगे? तो उन्होंने आइडल वर्शिप को मना किया, फॉर्मलेस गॉड के लिए उन्होंने प्रीच किया। उन लोगों को कहा कि आप फॉर्मलेस गॉड को मानो, भगवान निराकार है, और अगर आपको मानना है तो ओम को मान सकते हो। ओम एक भगवान है, ओम आप अपने मुंह से ओम बोल भी सकते हो, ओम की पूजा भी कर सकते हो। दूसरा उन्होंने कहा, वेदास के बारे में कई बातें कही थी उन्होंने। एक तो कहा था कि जो ऑल नॉलेज है ना, वेदास जो है एलॉन एक ऐसा सोर्स है, वेदास आर ओनली अ सोर्स टू ऑल काइंड ऑफ नॉलेज। ठीक, सारे नॉलेज का एक ही सोर्स है वेदास। दूसरी बात क्या है? वेदास, सॉरी, दूसरी बात क्या है कि ये इनफॉलिबल है, इनमें कोई गलती नहीं है, ये इनफॉलिबल है। और तीसरी बात क्या कहा कि आपको ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना मैं भी सपोर्ट करता हूँ, उसको प्रमोट करता हूँ, लेकिन आपको अपना कल्चर आना चाहिए, आपको वेदास और रिचुअल्स को पढ़ना होगा। तीन बातें इन्होंने कही थी। रिचुअल्स के बारे में क्या कहा करते थे? इन्होंने कहा हवन करिए, आप वेदास में लिखा हुआ है हवन करिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इससे भगवान को फीड कर रहे हैं। भगवान आपको फीड कर रहे हैं तो आप भगवान को कहाँ से फीड कर पाओगे? आप भगवान को नहीं खिला सकते हो। उन्होंने कहा इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट का प्यूरिफिकेशन होता है, इसलिए आपको जरूरी है हवन करना। ट्रुथ की बात क्या कही थी इन्होंने कि ब्लाइंड फेथ को कंप्लीटली आपको रिजेक्ट करना होगा, सुपरस्टिशन को खत्म करना होगा, जो भी अनट्रुथ है उसको आपको रिनाउंस करना होगा। धर्म के बारे में उन्होंने कहा था कि आपको अकॉर्डिंग टू धर्म चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से उसका अगर आप वर्ण डिसाइड करते हैं तो वो गलत है। कोई लोअर क्लास का है, अगर आपको लगता है कि लोअर कास्ट है, बाय बॉर्न नहीं हो सकता है। अगर कोई जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वो कुछ ऐसे, मतलब उसके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है, वो गलत काम कर्म कर रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है, क्राइम्स कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो लोअर कास्ट का हुआ। बाय बर्थ कोई अनटचेबल नहीं होता, बाय बर्थ कोई लोअर क्लास का नहीं होता। उसके कर्म और उसकी जो गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, उसको छोटा या बड़ा बनाती हैं। ठीक, ये बात कही, सोशल वेलफेयर में इन्होंने ये काम किया था। आगे अगर देखते हैं हम, तो फिर अब क्योंकि 1875 में इन्होंने धर्म समाज तो सॉरी आर्य समाज तो बना दिया, लेकिन अपनी फिलॉसफी को प्रीच कैसे करेंगे, लोगों तक कैसे स्प्रेड करेंगे, अपनी फिलॉसफी को लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो उन्होंने बाकी लोगों के तरीके, जैसे राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बुक लिखी थी, पत्रिकाएं चलाई थी, जर्नल्स चलाए थे, वैसे ही इन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रूथ, एक बुक लिखी जिसमें 14 चैप्टर हैं, जिसमें 10 चैप्टर आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। वैदिक कॉन्सेप्ट क्या है, सोल क्या है, एजुकेशन क्या है, मैरिज क्या है, और आगे के 4 चैप्टर में पुराण, जो पुरानिक हिंदुइज्म है, जैनिज्म, बुद्धिज्म और अदर जो रिलीजन हैं, उनमें अच्छी बातें क्या हैं, और उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि उनमें बुरी बातें क्या है। ठीक, आज के समय में मुझे लगता है हर किसी को अगर समय मिलता है तो ये सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सार बताया हुआ है उस बुक का। हम सारे वेद नहीं पढ़ सकते, हम सारे पुराण नहीं पढ़ सकते, लेकिन
अपनी फिलॉसफी को जानने के लिए, अपने कल्चर को जानने के लिए अगर एक बुक पढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये नॉवेल वगैरह या फिक्शन और नॉन फिक्शनल जो अलग-अलग तरीके की हम बुक पढ़ते हैं उससे तो कहीं अच्छा होगा। आगे चलते हैं। अब आता है कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम की वही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई जन्म से नहीं होता, उसके कर्म और उसका जो गुण होता है वो डिसाइड करता है कि कौन किस कास्ट का है। वही कि उन्होंने बताया था कि अगर कोई प्रीस्ट है सही तरीके से नहीं बिहेव कर रहा है तो वो कहीं से आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो अपर कास्ट का है, मुझे लगता है कि लोअर कास्ट का है। अब वुमेन एजुकेशन की बात आती है, सोच लो कि वुमेन एजुकेशन कब से चला आ रहा है, राजा राम मोहन राय जी से इसको प्रमोट किया जा रहा है, अभी भी प्रमोट नहीं हो पाया। इवन मैं ऐसा कहूँ कि मॉडर्न सोसाइटी में भी अभी गवर्नमेंट को देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलानी पड़ती हैं। तो ये लगभग 150-200 साल हो गए, मोर देन 200 ईयर्स। अभी भी ऐसे तो आप रेडिकलाइज नहीं कर सकते हो किसी चीज को। इवेंचुअल ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ना हर चीज का। जितना धीरे-धीरे आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करोगे खुद को, खुद लड़कियों को एक्सपोज़र दोगे तभी हो सकता है। तो एजुकेशन के लिए उन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल लिए, गार्गी और मैत्रेयी का। उन्होंने कहा कि देखो उनको संवाद करने का उनका तरीका देखो, वो किसी से डरती नहीं थी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन था उनके पास और इसलिए हमें कन्या पाठशाला चलानी चाहिए। और दूसरी तरफ मैरिज का क्या था कि क्योंकि कम एज में शादी हो गई थी, बेसिकली कम एज में शादी हो जाती थी, लड़का हो या लड़की। लेकिन लड़कों का क्या होता था, एजुकेशन उनको बाद में भी मिलता था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरी शादी 13 साल की एज में हो जाती है, उसके बाद मैं पढ़ने जा रहा होता हूँ। 9th और 10th की एग्जाम्स में उसके बाद दे रहा होता हूँ। और जो कस्तूरबा देवी होती हैं, कस्तूराबाई कहा जाता है उनको, ठीक? तो कस्तूराबाई होती हैं, उनका क्या होता है, वो अनपढ़ होती हैं। उनको कोई मतलब उस टाइम पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि उनको भी पढ़ाया जाए। वो सोचते थे कि मैं खुद पढ़ाऊँ, ठीक? ये सारी बातें उन्होंने अपने बुक में लिखी हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक सिस्टम नहीं था। मतलब मेल तो पढ़ सकते हैं शादी के बाद, लेकिन फीमेल नहीं पढ़ सकती थी। तो उन्होंने कहा कि 16 साल एटलीस्ट गर्ल की एज होनी चाहिए और 25 ईयर एटलीस्ट जो बॉय है उसकी एज होनी चाहिए जब आप शादी करने के लिए मैरिज, मतलब वो मैरिजेबल एज बता रहे थे। और उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज भी किया था। विडो वेलफेयर वही जो उन्होंने किया था, किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। लेकिन इन्होंने उस चीज को, मतलब अभी वो प्रमोट होता जा रहा है। ऐसा है नहीं कि वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, सोसाइटी कन्विंस नहीं हो पाई थी ना ईश्वरचंद विद्यासागर से। तो एक इवेंचुअल प्रोसेस बनता गया, वो धीरे धीरे इन्होंने प्रमोट किया, फिर आगे आने वाली जनरेशन ने प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि विडो रिमैरिज को सपोर्ट करो। और जो आप कहते हो कि किसी की डेथ हो गई, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो ये उसकी वाइफ की फेट की प्रॉब्लम है, अब उसको सारा जीवन वैसे रहना चाहिए, ये गलत है। इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया। अब आते हैं जो उन्होंने, देखो एक होता है सेंट्रल पॉइंट और उसके अलोंग चीज़ें घूमती हैं। सेंट्रल पॉइंट राजा राम मोहन राय जी का सती सिस्टम था, सती सिस्टम का विरोध। ईश्वरचंद विद्यासागर जी का सेंट्रल पॉइंट था कि आप क्या करेंगे, उनका सेंट्रल पॉइंट था विडो मैरिज के लिए। उसके अलोंग बाकी सारी चीज़ें घूमती हैं। अभी जो मैंने बताया ये बाकी की बातें थी। सेंट्रल पॉइंट क्या था, इवेंचुअली क्या होता है कि इनको समझ आता है कि जिस हिसाब से हिंदू में कन्वर्जन हो रहा है, क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, इस्लाम में जा रहे हैं, इस हिसाब से धीरे धीरे हिंदुइज्म ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो भूल चुके हैं अपने घर को या भूले बिछड़े हैं, उनको ब्रॉड बैक टू होम, उनको कैसे ब्रिंग बैक किया जाए होम में, इसकी बात की। अब क्योंकि दो बातें मैंने आपको राजा राम मोहन राय की वीडियो में बताया था कि वो लंदन गए थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने काला पानी क्रॉस किया था, बेसिकली जिन्होंने ओशियन क्रॉस किया था। अब यहाँ पे आप देखो, हु क्रॉस्ड द सीज और एट विद आउटसाइडर लॉस्ट दियर कास्ट फॉरएवर। मतलब आपने समंदर क्रॉस किया, दूसरी जगह कहीं गए, या फिर आपने आउटसाइडर के साथ में बैठ के, आउटसाइडर यानी फॉरेनर, आउटसाइडर यानी इस्लाम या क्रिश्चियन। अगर हिंदू से बाहर आप जाकर के किसी के साथ में डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो आपको कास्ट से सीधी सी बात है आउटकास्ट कर दिया जाएगा, ठीक? तो इसलिए लोग डरते थे। अब अगर आप जो पहले से, अब जो कन्वर्ट हो चुके हैं ना, वो अगर आना भी चाहें तो एक ये प्रोसेस ऐसा होता था कि एक होता रिवर्सिबल, एक होता इरिवर्सिबल। तो ये इरिवर्सिबल था, आप एक जगह गए वापस नहीं आ सकते, मतलब दूसरे धर्म में गए, हिंदू में आएंगे तो आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो पूरा हिंदुइज्म ही खत्म होता चला जाएगा, पूरी फिलॉसफी, पूरा मतलब हिंदुत्व का ये समझ लो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा।
इनको लगा नहीं अब हमें तो कुछ करना होगा, अगर हमें हमारे गुरुदेव ने कहा है, और बहुत सारा ऐसा है कि हमें हिंदू फोल्ड को एक स्टेबल दर्जा देना होगा, स्टेबल बनाना होगा हिंदुइज्म को। तो ये क्या करते हैं, शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। शुद्धि मूवमेंट के 3 पॉइंट्स हैं, ठीक। एक आपको हवन करना होगा, फायर, ठीक। दूसरा क्या था, वो करना होगा वो। तीसरा क्या था, आपको हवन हो गया, होज हो गया, और तीसरा जनेऊ धारण करना होगा, ठीक। अब इन्होंने कहा कि जो भी खुद को क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट कराया है वो हिंदुत्व में वापस आ सकता है, और हमारी फिलॉसफी, मतलब हमारी फिलॉसफी से जो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है वो वापस आ सकता है। कैसे? पहले हम आपसे हवन कराएंगे, फिर आपसे कहेंगे कि जो भी आपने पहले रिचुअल्स प्रीच किए हैं, जो भी रिचुअल्स आपने, ये समझ लो कि जो भी प्रीचेस थी, जो भी रिचुअल्स थे जिनको आपने अपनी लाइफ में किया हुआ है, या फिर जो भी धर्म आपने एक्सेप्ट किया था, उसको आपको कंप्लीटली रिनाउंस करना होगा। मतलब सीधी सी बात है, जो आपकी पुरानी लाइफ है, ओल्ड लाइफ को आपको ये मानना होगा कि खत्म हो गई, आज से आपका नया जीवन होता है। ये कॉन्सेप्ट था। उसमें हम क्या कराएंगे, आपसे हवन कराएंगे आपकी शुद्धि के लिए, आपसे वोज कराएंगे, मतलब कि आप रिनाउंस कर रहे हैं अपने सारे धर्म को और पुराने जीवन को। तीसरा फिर हम आपको जनेऊ धारण कराएंगे, और कंसीक्वेंस इसका क्या होगा, रिजल्ट इसका क्या होगा कि आप अपर कास्ट में जाएंगे, क्योंकि आपने जनेऊ धारण किया है तो आप अपर कास्ट में जाएंगे। दूसरा, आप वेद पुराण पढ़ सकेंगे, जो पहले प्रोहिबिटेड था, तो लोग धीरे धीरे इसको ज्वाइन करने लगते हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्सी इसकी अगेंस्ट में फाइट करते हैं, और बहुत बुरी फाइट होती है, क्योंकि इवेंचुअली इनकी डेथ 88 या 83 के आसपास हो जाती है, 83 के आसपास हो जाती है। तो उसके बाद आर्य समाज का जो जिम्मा होता है वो श्रद्धानंद जी के पास में आता है, तो वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और शुद्धि मूवमेंट क्या होता है, जो पैसिव हिंदुइज्म पैसिव फॉर्मेट में चला गया होता है ना, उसको धीरे धीरे एक्टिव कर देते हैं। मतलब लोग ह्यूज अमाउंट में लोग कन्वर्ट होने लगते हैं हिंदुइज्म में। क्यों? क्योंकि पहले वो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस उनको इस्लाम ने इन्फ्लुएंस कर लिया, उनको क्रिश्चियनिटी ने इन्फ्लुएंस कर लिया, तो उस चक्कर में वहां पे चले जाते थे, ठीक। अब क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्सियंस थे उनसे इनको सपोर्ट नहीं मिला, वो इनके अगेंस्ट में होने लगे, तो अब उनको कन्विंस कर पाना भी तो इतना आसान नहीं था ना। लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस चलता गया, उन्होंने ऐसा कुछ बहुत भारी भरकम नहीं किया जो मैं आपको बताऊं कि वो कन्विंस कर ले गए। लोग कन्विंस नहीं होते, इतना आसान बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि आप कुछ स्टार्ट करो और जल्दी से गिव अप कर देते हो, तो आप उसका रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। या आप ऐसा मान लो कि एक रिजल्ट ऐसा होगा जो निराशावादी जैसा होगा, मतलब पेसिमिस्टिक होगा। आप ऐसे हो कि पेसिमिस्टिक हो, आपको कोई होप थी नहीं कि हाँ मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन उनको होप थी, वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी थे। और दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं कि स्वराज, सेल्फ रूल और इंडिया फॉर इंडियंस, लोग कहा करते थे ना, अंग्रेज क्या बोलते थे कि ठीक है चलो शुद्धि मूवमेंट खत्म हो गया, अब आगे हम चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बेसिकली कि अंग्रेजों ने कहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि शुद्धि मूवमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। तो गुड गवर्नेंस इज नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट सॉरी, ये अंग्रेज बोला करते थे उस टाइम पे कि चलो हमारा शासन रहने दो, क्या गड़बड़ी, हम एक अच्छी गवर्नमेंट लेके आएंगे। लेकिन उनका ये मानना था कि सेल्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ होती है, गुड गवर्नेंस कुछ नहीं है। कोई हमारे ऊपर राज करे वो नहीं, इंडिया फॉर इंडियंस है। और स्वराज का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था। बाद में स्वदेशी को भी उन्होंने प्रमोट किया था, लेकिन उनकी डेथ तो बिफोर कांग्रेस बनी थी उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। मतलब बिफोर कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, उनकी डेथ 1883 में होती है, और कांग्रेस आपको पता है 1885 में बनती है, ठीक। तो आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि फ्रीडम फाइटिंग में उन्होंने कोई रोल निभाया था, लेकिन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में उनका बहुत अच्छा रोल था। उसके बाद अगर नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो वो चाहते थे कि हिंदी को प्रमोट किया जाए। जैसे कौन चाहता था, मैंने आपको बताया था केशव चंद्र सेन मिले थे इनसे, किससे, आर्य समाज के फाउंडर कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उन्होंने कहा था कि आप जो प्रीच कर रहे हो वो संस्कृत के बजाय हिंदी में प्रीच करो। तो धीरे धीरे वो भी सपोर्टर हो गए, क्योंकि ये इंडिया को यूनिफाई करता है। इनसे बहुत सारे लोग बाद में इंस्पायर होते हैं, इनकी किताबें पढ़ के, इनकी फिलॉसफी को पढ़ के, जैसे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, तिलक जी, और कई ऐसी पर्सनालिटीज होते हैं जिनका हर किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है ना। अगर इनके लाइफ के एंड की बात करूं, मतलब जो कुछ एंड के मोमेंट थे,
तो कुछ ऐसा था कि ये जोधपुर के एक महाराजा होते हैं जसवंत सिंह, उनके यहाँ जाते हैं 1883 में, विजिट करते हैं और उनके सामने एक्सटर्नली खड़े होकर कह देते हैं कि आपका एक रिलेशनशिप है किसके साथ में, एक कोर्टिशन के साथ में, कोर्टिशियन है उसके साथ में आपका रिलेशनशिप है जो बहुत गलत है। और राजा एक्सेप्ट करते हैं, राजा ने क्योंकि बुलाया था तो उनको लगा कि हाँ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो कोर्टिशियन थी ना, उसको क्या लगता है कि ये तो हमारी बेइज्जती होगी और आगे क्या होगा कि अब मुझे कोई दंड भी मिल सकता है और दूसरी बात ये है कि जितना इन्फ्लुएंस मेरा राजा के ऊपर था वो खत्म हो रहा है। तो जो हाउस कुक होता है ना, उसके साथ मिलके कांच को पिसवाती है, मतलब कांच को इतना आप ऐसा समझ लो कि कांच को आज के टाइम पे मिक्सिंग मशीन में डाल के आप पीस दो मिक्सर में, तो जैसे हो जाता है उस टाइप से उसको ऐसा दिखाना था कि दूध में मैंने चीनी मिलाया हुआ है। ठीक, दूध में मैंने चीनी मिलाया हुआ, उनको देती है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पीने के लिए। और उसकी वजह से इवेंचुअली उनको थोड़े टाइम, मतलब कुछ मिनट कुछ घंटों के बाद बहुत एक्सक्रूसिएटिंग पेन स्टार्ट हो जाता है। एक्सक्रूसिएटिंग पेन मतलब बहुत डीप पेन होता है। ठीक, तो उसकी उसके बावजूद भी वो कहाँ जाते हैं, माउंट आबू पे जाते हैं और फिर अपनी दवा करवाने के लिए उस टाइम पे जो भी वैद्य वगैरह होते थे उनके पास वो अजमेर चले जाते हैं, जहाँ पे ये इंसिडेंट होता है 29 अक्टूबर को और वो अजमेर पहुँचते हैं 30 अक्टूबर को, जहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है अजमेर में। और आज भी वहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है। अच्छा, इनके अगर लीगेसी के रूप में आप देखो क्या है, इन लोगों ने इनको याद करके क्या क्या बनाया, तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल बना, किसने बनवाया था, महात्मा हंसराज ने। मैंने आपको बताया एनजीओ एजुकेशन में आज के टाइम पे बहुत बड़ा ये गुरुकुल कांगड़ी भी स्टार्ट होता है जिसको स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली अगर सिंपल सिंपल सा बोले ना, तो उन्होंने सोसाइटी को जगाया, सोसाइटी में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म तो किए ही, उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया फॉर इंडियंस और स्वदेशी को प्रमोट करो। और दूसरी बात स्वराज, स्वराज का नारा उन्होंने ही दिया था कि स्वराज स्टार्ट ही उन्हीं से होता है, ये स्वराज शब्द का यूज उन्होंने किया था। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको इतना बता दिया है। एक बात और अगर मैं आपको बताऊं कि जो आर्य समाज था उसका हेडक्वार्टर लाहौर में था पहले। ठीक, बस इतनी सी बातें हैं और बुक एक ही थी, वो मैंने आपको बता ही दी। तो मुझे लगता है मैंने कंप्लीट कर दिया वीडियो को, और इससे ज़्यादा इस बारे में और कुछ बताया नहीं जा सकता।